हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 11 का लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम उसके सेकंड पार्ट, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट दैट इज फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं कि होता क्या है फ्रिक्शन, कैसे काम करता है, उसका क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। फ्रिक्शन को बोला जाता है घर्षण बल। ऐसा, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि फ्रिक्शन की जरूरत हम लोगों ने अपने आसपास कहाँ पे देखा है। ठीक है, क्या होता है वो तो हम जानेंगे, पहले सोचते हैं कि हमने इसको कहाँ पे देखा है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है जब आप चलते हैं, ठीक है, तब आपके पैरों, जब आप उसको पैरों पे क्या करते हैं, पैर से जमीन को पुश करते हैं, दबाते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर फ्रिक्शन काम नहीं करता, ठीक है, वहां पर अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो आपका पैर जो है वो क्या हो जाता, स्लिप हो जाता। ठीक है, और गिर जाते हैं। कैसे होता है, जैसे कभी टाइल्स लगा घर में चिकना वाला, ठीक है, उसके बीच में पानी गिरा हुआ है ना, और हम जाते जाते अचानक से फिसल के गिर जाते धड़ाम से, या फिर बर्फ में जब चलते हैं तब ऐसा। तो वो एक्चुअल में किस लिए गिरते हैं हम, क्योंकि वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए हम क्या कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं उसके ऊपर है, या फिर फिसल जाते हैं। ठीक है, अब सोचो जब वहां पर फ्रिक्शन हो, है ना, हम जब चलना स्टार्ट किए और हमने वहां पे फिसले नहीं, हम फिसल नहीं पाए, इसका मतलब ये है कि जो हमारे फिसलने के लिए जो मोशन था, ठीक है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, है ना, उसको कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो अपोज कर रहा होगा, है ना। अगर वो फोर्स अपोज नहीं करता तो हम फिसल के गिर जाते, है ना, हमने देखा है बर्फ में। पर हम जब चल रहे हैं, हम आसानी से चल पा रहे हैं, मतलब वहां पर कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है। रिलेटिव मोशन मतलब हमारा मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना, इसको क्या करते हैं, अब ये एक सरफेस हो गया, दूसरा सरफेस हो गया, इसके ऊपर चलना है ऐसे, ठीक है, तो वो जो होगा वो कैसे होगा, फ्रिक्शन वाला होगा। ठीक है, तो वहां पर एक फोर्स है ना, एक फोर्स है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसके किसके बीच, कांटेक्ट, जहां पे दो सरफेस का कांटेक्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। वहां पर जो फोर्स काम करता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, या फिर घर्षण बल बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगर वहां पर वो फ्रिक्शन नहीं होता, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो हमारे हम जो चल रहे हैं उसमें जो फोर्स लग रहा है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, तो हम वहां पर गिर जाते। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जितना भी फोर्स लगता है, जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, वो हमेशा पेयर में लगता है। ये हमको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है ना, कि जो भी फोर्स लगेगा वो पेयर में लगता है ना। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, किसी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने लाइक दिस, इसका मास कितना है, m, है ना। तो यहां पर इसका वेट जो है वो किधर काम करेगा, mg, हमको पता है ऑलवेज डाउनवर्ड्स, है ना। इसमें जो नॉर्मल फोर्स है जो टेबल इसके ऊपर लगाएगा, वो रिएक्शन फोर्स कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। अब मान लेते हैं कि एक फोर्स जो है वो इसको यहां से ऐसे खींच रहा है, ठीक है, पर हम देख रहे हैं, हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, पर हम देख रहे हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर तक मूव नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, और फोर्स लगा रहे थे। मान लेते हैं कि देखिए ये जो मास है इसका, ये जो है वो 10 kg का है, मान लेते हैं, ठीक है, 10 kg है ना, और g का वैल्यू हमने ले लिया 10, g इज इक्वल्स टू भी कितना ले लिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सपोज, ठीक है। तो यहां पर इसका कितना हो जाएगा, ये उसका वेट कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन का फोर्स जो है वहां पर लगा रहा है, वो उसके वेट के कारण, ठीक है। अब यहां पर इस सरफेस पर हमने कितना लगाया, यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। चलिए पहले मान लेते हैं कि थोड़ा कम लगा के देखते हैं, 98 लगा के देखते हैं न्यूटन का फोर्स, ठीक है। 98 न्यूटन का फोर्स लगाए तो हम देखें कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, ठीक है।
अब हम क्या किए, इसमें और फोर्स लगाए, बढ़ाते गए, तो इसको हमने कर दिया 101 न्यूटन। ठीक है, अब 101 न्यूटन किए, मतलब ये है कि इस फोर्स से इसको मैं खींच सकता हूं, क्योंकि ये 100 न्यूटन तक मूव होने वाला नहीं था, अब ये मूव हो जाएगा। पर यहां पर 101 न्यूटन लगाने पर भी ये ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से मूव नहीं हो रहा है ना, आसानी से मूव नहीं हो रहा है। तो वहां पर एक फोर्स काम करता है जो इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। वो किधर काम करेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो जो फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इस फोर्स का वो क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है उसको। ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, याद रखेंगे फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एक ही बॉडी पर नहीं लगता है। ठीक है, याद रखेंगे जहां पर कांटेक्ट रहेगा, उस सरफेस का कांटेक्ट और उस ग्राउंड का कांटेक्ट, उसके बीच में काम करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन यहां पर ना होके कहां रहेगा, यहां पर, ऐसे, ये होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये हमेशा जो है क्या होता है, ग्राउंड के पैरेलल काम करता है, ग्राउंड के पैरेलल, या फिर ऐसे सरफेस जहां पर रिलेटिव मोशन होने का चांस है उसके पैरेलल काम करता है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ठीक है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर एन ऑब्जेक्ट ओवर द ग्राउंड, है ना, उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा सापेक्षिक गति का विरोध करता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं तो उनके बीच सापेक्षिक गति का विरोध कौन करता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल। आप खुद सोचिए, आप क्या कर दीजिए, दो बर्फ को लीजिए और एक के ऊपर एक रख दीजिए ऐसे। ठीक है, आप देखेंगे कि वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, फिसल के गिर जाएगा। पर अगर आप किसी भी दो ऐसे चीजों को, जैसे दो बॉक्सेस हैं, है ना, उनको एक के ऊपर एक रख दीजिए, आप देखेंगे कि वो खुद से गिर नहीं सकते। ठीक है, खुद से गिर नहीं सकते, तो खुद से नहीं गिर पा रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां पे कोई फोर्स है जो उन दोनों को रोक रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब वो खुद से ही अपने आप को क्या करने लगता है, एडजस्ट करने लगता है, किसके अकॉर्डिंग, इस फोर्स के अकॉर्डिंग। ये फोर्स जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको बैलेंस करेगा, इसलिए ये फोर्स जितना लगाओगे आप, ये भी उतना ही अप्लाई करेगा। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर वो खींचा जाएगा, क्योंकि इस फोर्स को आपने ओवरकम करके इधर इसको बढ़ा दिया। ठीक है, ये उसके वेट तक को, फोर्स को क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है ना। जैसे इसको आप देखिए, मान लेते हैं कि ये करीब 30 ग्राम 40 ग्राम का कुछ होगा। ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ है ना। अब अभी मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, पर अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाया तो ये मूव होना स्टार्ट हो गया। तो पहले क्यों मूव नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन भी इसको रोक रहा था और साथ साथ इसका वेट भी। लेकिन जब इसमें मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये मूव करना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब आप इसमें फोर्स लगा के इसको छोड़ दोगे तो ये कंटिन्यू फिसलते नहीं रहेगा, है ना। आपने उसको फोर्स लगाया और उसको रिलीज कर दिया तो क्या वो कंटिन्यू फिसलते रहेगा, क्या नहीं, वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, है ना। इसको आपने देखा हुआ है कि जैसे कोई सरफेस है, उसमें आपने क्या किया, जैसे थाली रखा है, आपने उसको क्या किया, ऐसे पुश किया थाली को। ठीक है, तो थोड़ी देर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऐसे घिसटते घिसटते जाएगा और जाके थोड़ी देर में रुक जाएगा। बॉल को देखे हो आप, बॉल को जब आप जमीन पर लुढ़काते हैं थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। वहां पर एक ऐसा फोर्स लगता है जो क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो दिस इज फ्रिक्शन। याद रखेंगे, फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या करता है, अप्लाइड फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है। ठीक है, और कहां पे लगता है,
ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगता है, वो ऑब्जेक्ट और उसके कांटेक्ट के बीच में लगता है, ठीक है, जहां पे कांटेक्ट सरफेस है वहां पर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको हम डायरेक्शन देखना है तो क्या करेंगे, इस कांटेक्ट सरफेस में टेंजेंट खींचेंगे, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में जिधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इधर है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की ओर, ठीक है, ऐसे। तो ये इस तरह से आपका फ्रिक्शन जो है वो होता है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन, ठीक है ना, किसी भी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कुछ चीजें जो है हमको और जाननी है। जैसे फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन जो है उसको दो थिंकिंग के अनुसार देखा जाता है। एक है आपका एंशिएंट थिंकिंग, एक है मॉडर्न थिंकिंग, है ना। एंशिएंट थिंकिंग की बात करते हैं, एंशिएंट थिंकिंग की बात। एंशिएंट थिंकिंग में ये बोला गया, आप कोई भी कितना भी स्मूथ सरफेस हो, ठीक है, या फिर कोई भी कितना भी चिकना सरफेस हो, उसको आप क्या कर दीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप देखोगे कि वो अभी भी मूव नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब है कि वहां पर फ्रिक्शन है। तो वो फ्रिक्शन होता कैसे है, तो उन्होंने क्या बताया कि आप उस सब सरफेस को क्या कर दीजिए, बहुत जूम करके देखिए उसको, आप क्या कर दीजिए, उसको बड़ा करके देखिए, जो यहां पर उसका कॉन्टेक्ट सरफेस बनेगा, मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत भी उसमें इरेगुलरिटीज होगा, वो क्या होता है, दूसरे सरफेस से क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। ये ऐसा क्या हो जाता है, दूसरे सरफेस से इंटरलॉक हो जाते हैं, इसके कारण से उनका मोशन जो है वो क्या होने लगता है, अपोज होने लगता है। ऐसा एंशिएंट थिंकिंग है। पुराने जमाने में ऐसे ही सोचा करते थे कि उसको आप क्या करो, तो जब भी कोई भी सरफेस होगा तो उसमें क्या होगा, आपका ऐसे लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो दो भी सरफेस है वो उसमें का जो इरेगुलरिटीज है वो क्या होंगे, आपस में इंटरलॉक होके क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन को बढ़ा देगा, है ना। तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उनके बीच का जो मोशन है वो पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स किधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा दोनों के बीच में कांटेक्ट में लगता है, और वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हर बार क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। किस केस में, सॉलिड के केस में, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, सॉलिड के केस में। कई बार आप चलते चलते ऐसा होता है कि आपका चप्पल बहुत पुराना हो गया है और उसके कारण से आप स्लिप होकर गिर जाते हैं, है ना। लेकिन अगर उसी जगह पे आप नंगे पांव चलते तो नहीं गिरते, पर चप्पल के कारण गिर गए। क्यों, क्योंकि चप्पल जो है जितना फ्रिक्शन प्रोवाइड करना चाहिए था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उतना नहीं करा पाता, और इसके कारण से आप फिसल के गिर जाते हैं, है ना। तो फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस टाइम में, जब हमको चलने की बात होती है ना, तब की बात, है ना। तो अभी हम बात करते हैं जैसे, तो ये हो गया एंशिएंट थिंकिंग। उनका यही मानना था कि जो भी सरफेस में इरेगुलरिटीज हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। इसके कारण से ही यहाँ पर क्या होता है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वो आपस में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे ये फोर्स है, हम इसको ताकत लगा रहे हैं, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर स्मूथली ये रब नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दोनों सरफेस जो है वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं है ना। ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है, दोनों को रब करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हीट जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो है जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये होता है फ्रिक्शन। इसका जो मॉडर्न थिंकिंग में है वो दो हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। मॉडर्न थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग ये बोलता है, ठीक है, कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स है उसको दो आधार पे बांटा गया है। पहला है आपका कोहेसिव फोर्स, ठीक है, और दूसरा है आपका एडहेसिव फोर्स।
यस, ठीक है। मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से फ्रिक्शन जो है वो दो फोर्सेस के आधार पर काम करता है, एक है कोहेसिव फोर्स और एक है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है, और एडहेसिव फोर्स भी वैसे ही होते हैं। दोनों फोर्स जो है, ये जो है दोनों फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। बोथ द फोर्सेस आर एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो कोहेसिव फोर्स बोलेंगे या तो एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, पर दोनों सेम नहीं है, दोनों जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं सेम मटेरियल के, ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स में क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कौन से मटेरियल के रहेंगे, सेम मटेरियल के, ठीक है। यहां पर जो कोहेसिव फोर्स रहेगा वो सेम मटेरियल का, और एडहेसिव फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट मटेरियल के रहते हैं, डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे आप ग्लू यूज करते हैं, है ना, ग्लू, तो ग्लू के डब्बे में आप देखा ना कि उसमें लिखा रहता है एडहेसिव करके, ठीक है। वो क्या होता है, एक सरफेस को दूसरे सरफेस से चिपकाने का काम आता है ना, ठीक है। तो अलग अलग सरफेस के मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडहेसिव यूज करते हैं। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। और साथ ही साथ कोहेसिव फोर्स किसको बोलेंगे, जो सेम मटेरियल है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से फ्रिक्शन को इन्हीं दोनों में क्लासिफाई किया जाता है, या तो वो कोहेसिव फोर्स के हिसाब से काम करेगा या तो एडहेसिव फोर्स के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, ओहो, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और सेकंड है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। बुक में इसको अलग तरह से डिफाइन किया है, आप इसको सिंपल तरीके में ऐसे ही डिवाइड करके पढ़िएगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है ना, when any object is in rest position, है ना, जब वो विरामावस्था में है, ठीक है, तब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि उस टाइम उस ऑब्जेक्ट और जहां पे वो रखा है उसके बीच का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब रेस्ट पोजीशन पे है मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये जो इसका मास कुछ है तो इसका वेट नीचे लगेगा mg, इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहां पर एक फोर्स लगा है F,
है ना। तो हमने देखा इसका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या है, F है, ठीक है। पर ये मूव नहीं कर रहा है ना। अभी ये इतना ही फोर्स लगाए हैं कि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन यहाँ पर काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, Fs, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो उस टाइम क्या होना चाहिए जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टेड बिटवीन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द क्या बोलेंगे उसको, टॉप ऑफ द टेबल और ग्राउंड, ठीक है, जो भी है जिसके ऊपर रखा हुआ है ना, उन दोनों के बीच का जो जगह है उसके वहां पर क्या काम करता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। पर ऑब्जेक्ट उस टाइम किस में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो इसलिए वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसे आएगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगा, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बढ़ते, अब सोचो आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है, फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब इसको हमने जोर से पुश किया तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया, ठीक है। तो जिस लिमिट में, है ना, ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट होता है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आप खुद सोच के देखिए, रुका हुआ था, हमने फोर्स लगाते गए, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा। उस टाइम जो फ्रिक्शन बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फोर्स इसको खींच रहा है ना, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये फ्रिक्शन। पर जब हम इसमें फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, ये फ्रिक्शन का भी वैल्यू क्या होते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पर और जब हम इसको बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। अब खींचते खींचते हम इसके मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर गए, क्रॉस कर गए। तो जब हम इसके मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और ग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम काइनेटिक में डिस्कस करेंगे। पर यहां पर देखिए, जब ये रेस्ट में है और जब हम इसका फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे ही इसका वेट से ज्यादा फोर्स हमने लगाया, ये अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब ये अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देगा तो वहां पर मैक्सिमम पॉइंट ऐसा हुआ होगा ना, उसके बाद हमने क्या हुआ होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगा होगा, है ना। तो जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का ऐसा वैल्यू जिसके बाद अब ऑब्जेक्ट जो है वो तुरंत ही मतलब मोशन में आ जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या देखे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द, है ना, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन या फिर रेस्ट पोर्शन, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तब वहां पर जो फ्रिक्शन उसमें लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को जैसे ही हम पार करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आएगा
और उस मोशन के कारण जो फ्रिक्शन वहां पे काम करने लगेगा ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच, उसको हम कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन बोला जाता है उसको। ठीक है, क्या बोला जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन पता चल गया, काइनेटिक फ्रिक्शन पता चल गया। ठीक है, तो अभी आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसा होता होगा। आप खुद सोचिए, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी बॉक्स लिए, ठीक है, उसको जमीन पर घसीटते घसीटते ले जा रहे हैं। आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है। क्यों आती है आवाज? क्योंकि वहां पर वो सरफेस स्मूथ नहीं था, वो उसके साथ घसीट रहा है, तो उसके कारण, फ्रिक्शन के कारण वहां पे आवाज जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो इस कारण से होता है क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन काम करता है। तो जब आप वहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में है और वहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपको उस चीज को और समझना है कि वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है कि नहीं है। आप इसको खींचते रह जा रहे हो ना, ठीक है, अब क्या करो, इस फोर्स को हटा दो। आप इस फोर्स को हटाओगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट वहां पे क्यों रुका? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा था। ठीक है, उसके कारण रुक गया। ठीक है, पर याद रखेंगे कि अगर जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पर एक्ट नहीं कर रहा है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ सरफेस एंड द बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उन दोनों ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। कब? जब आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट एकदम से ऐसे रखा हुआ है, उसमें आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम वहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। पर आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तब वहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ये ऐसा, वो कब तक काम करेगा? जब तक उसका रिएक्शन फोर्स वहां पर अप्लाई, मतलब रिएक्शन फोर्स जो है उसको हम काउंटर बैलेंस ना कर दें। ठीक है, आप इसको समझिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के कैसे? देखो, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इसका मास कितना, इसका वेट कितना है, mg लग रहा है। आप इधर फोर्स लगाए है ना, और लेकिन आपका जो फोर्स है वो इस mg वाले फोर्स से कम है। ध्यान समझिएगा, mg वाले फोर्स से आपका फोर्स अगर कम है तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करेगा क्या? नहीं। आप खुद सोचो, आपने वो वेट लेते हैं ना जो तराजू में तौलते हैं, आप 20 किलो का वेट लेके आ गए है ना, अब आपको उसको हटाना है, आप उसमें 15 किलो 16 किलो का फोर्स लगा रहे हो, उठ पाएगा क्या अपनी जगह से? नहीं उठेगा। आपको उसको हटाने के लिए कम से कम 21 kg का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो अपनी जगह से मूव होगा, है कि नहीं? या फिर 20 kg का, तब वो मूव होगा, क्योंकि उसके बराबर का फोर्स चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए, तो आप क्या कर रहे हैं, इस फोर्स को बढ़ाते गए, इस फोर्स को बढ़ाते गए, ये फोर्स बढ़ते गया। ठीक, अब इस फोर्स को इतना बढ़ाए कि इस वेट से क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया। इस फोर्स को इतना बढ़ाए कि वो इस वेट के बराबर हुआ या इससे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जब ये इस फोर्स को, इस वेट से ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तब ये जो चीज है अपनी जगह से मूव करने लगेगा, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यहां पर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि वे आर जो है वो किसके बराबर है? इसके जगह में आप mg भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये mg। अब आपको फ्रिक्शनल फोर्स को, तो यहां पे देखिए, जितना mg रहेगा उतना उसका फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, है ना, जितना mg रहेगा उतना ही। अब भाई आप खुद सोचिए, इसका वेट अगर 20 किलो है तो आप इसको 20 किलो का फोर्स लगाओगे तभी तो ये हटेगा, नहीं तो फिर नहीं हटेगा ना। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं Fs इज इक्वल्स टू म्यू इंटू, ये हो जाएगा आपका R। ठीक है, तो यहां पर जो म्यू है is called coefficient of static friction, coefficient of static friction। ठीक है,
यहां पर जो आपका म्यू आया, ठीक है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, पर अगर रेस्ट में है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर मोशन में है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपको रिलेशन याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन होता है इज इक्वल्स टू म्यू इनटू आर। ठीक है, म्यू जो है वो क्या है आपका, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसी के बेस पे आपका पूरा न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। ये हो क्यों रहा है, ठीक है, जब आप R या mg के बराबर का फोर्स लगाएंगे तभी आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो खत्म होगा, है ना, या फिर क्या होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स, दोनों फोर्स क्या होना है, बराबर है बोल रहा है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होगा। भाई आप खुद सोचो, इसके फोर्स के बराबर फोर्स लगाओगे तभी तो वो मूव करना स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है अगर मूव, तो वहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी काम करेगा जब आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है, आपने क्या किए, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसे आया कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट रहता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ बनता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, देखिए ये ग्राफ देख लेते हैं इसका। ये बनेगा इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पे रहेगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इधर रहेगा एक्सटर्नल फोर्स। ये ऐसा, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा, और यहां पर ये ऐसा। तो यहां पर आप देखिए, जब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, किसके ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर। तो दोनों हमको पता है कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू क्या होते जाएगा, वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो ये वाला यहां पर क्या होगा, जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कहां पर, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब हम क्या करते गए, फोर्स को बढ़ाते गए, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते गया, पर एक पॉइंट ऐसे आया यहां पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहां पर इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था। स्टैटिक फ्रिक्शन के थोड़ा और आगे हम फोर्स लगाए तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ गया, तो वहां पे वो काइनेटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा। तो यहां पर जो पोर्शन आएगा ये वाला, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और ये वाला जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, आप यहां पर गए ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को देखिए और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को देखिए, सॉरी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो याद रखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का वे जो वैल्यू होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो इतना ताकत लगा के रखा हुआ है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है
पर वहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण से अगर आपने उसमें से एक्सटर्नल फोर्स को कम करना स्टार्ट कर दिया तो वो रुक जाएगा वहीं पर, है ना। आप कोई भी चीज को, जैसे टेबल है, इसको मैं फोर्स लगा के सरकाना स्टार्ट किया, पर जब मैं फोर्स को हटा दूंगा या फिर बोलूंगा कि ऐसे छोड़ दूंगा और वो घिसटते जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स जो फ्रिक्शन जो है वो हैवीली काम कर रहा है अच्छे से, है ना, ठीक है। तो ये जो है आपका फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी देखा हमने, और साथ ही साथ हमने उसका क्या बोलते हैं रिलेशन देखा स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। कैसे आता है आपको समझ में आ गया ना। जितना वेट है उतना फोर्स लगाओगे तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उससे कम फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। और जब वहां पे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कोफिशिएंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर वो कोफिशिएंट जो है वो किसके लिए आया है? स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो काइनेटिक के लिए आया है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें जो आपका दो चीजें और देखनी है हमको, ठीक है। जब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे होता है? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, है ना, दोनों सरफेस के बीच में मोशन हो रहा है, तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को दो प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइप से, ठीक है। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका, इसको ऐसे लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है, ये इधर लिख लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इधर आपको हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जिसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है एक, होता है दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। आपको समझना है, ठीक है। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आएगा और रोलिंग फ्रिक्शन कब आएगा? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं? स्लाइड करा रहे हैं, ऐसे, है ना। कोई ऐसा सरफेस जो है एकदम मूव कर, जैसे आप इमेजिन करो, कभी किसी कार्टून वार्टून में देखे होंगे कि जब कोई आदमी जो है बर्फ पे चलना स्टार्ट कर, सीधा स्लिप होके जाता है जितनी दूर तक जा सकता है ना, ऐसे बस फिसलते चलेगा, है ना। तो वो क्या होता है? स्लाइडिंग करना, है ना। और जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? रोल करते जाता है, जैसे एक बॉल है ना, उसको हमने ऐसे लुढ़का दिया, ठीक है। तो जब वो मूव कर रहा होगा तो थोड़ी देर तक अच्छे से करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो जाके रुक जाएगा। तो क्यों रुका? ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो वहां पर जो फ्रिक्शन काम किया वो कौन सा फ्रिक्शन हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द अनदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टेड बिटवीन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, ठीक है, on the another surface, ठीक है, the force of friction acted between them is called rolling friction, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट सरफेस जो है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कांटेक्ट सरफेस, है ना, कांटेक्ट पॉइंट या फिर पॉइंट या फिर सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। पर इसमें जो है हर बार क्या होता है, आपका जो कांटेक्ट पॉइंट जो है वो चेंज होता है, कांटेक्ट
पॉइंट चेंजेस, है ना। क्योंकि जब आप इसको क्या करेंगे, देखिए आपने इसको स्लाइड करवाना है किसी के ऊपर, तो ये सरफेस जो है इसी को टच करते करते ऐसे निकल जाएगा, है ना। पर अगर आपको किसी चीज को रोल कराना है तो ये ऐसे जाएगा, हर बार उसका जो सरफेस है वो क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्लाइडिंग में क्या होगा, उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो चेंज नहीं होगा, पर यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन में उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस या पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज होते रहता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप जब स्लाइड करोगे किसी भी चीज को, है ना, तो ज्यादा फ्रिक्शन काम करेगा कि रोल करने पे ज्यादा फ्रिक्शन काम करेगा। आप खुद सोच के देखिए, एक बड़ा सा रोड रोलर है, ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, एक ऐसे मान लीजिए कि कोई बॉक्स है जिसको आपको घसीट के ले जाना है, वो पूरी तरह से जाम है, ठीक है। अब आप उसको घसीटोगे, मान लो जाए कि अच्छा खासा, रोड रोलर की ही बात करते हैं जो आप छोटा सा क्रिकेट पिच बनाने के लिए यूज करते हो ना, छोटा रोलर, है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आपने देखा कि वो घूम नहीं रहा है, जाम हो गया है, ठीक है। अब आपको उसको घसीट के ले जाना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप ताकत लगा रहे हो, लगा कि आप अकेले खींच लोगे उसको, पर वो तो अपने जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। आपने अपने दोस्तों को बुलाया, वो लोग खींचने लगे, 3-4 मिलके ले दे के उसको खींच के बाहर लेके आए पिच से। पर अगर आप सोचो, अगर वो रोलर जो है घूमने लगता, फ्री होता, तो आप अकेले उसको आसानी से खींच लेते, है कि नहीं, क्योंकि वो घूमता, पहिए की तरह था, तो आराम से वो घूमते घूमते तब आसानी से अकेले उसको खींच लेते, है कि नहीं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज greater than the rolling friction. रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन द कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ज्यादा आसान कौन होगा हमारे लिए, रोलिंग करना, ना कि स्लाइडिंग करना, है ना। हम स्लाइडिंग करके जरूर लगता है, लेकिन आप जब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, आप उसी रोलर का एग्जांपल देखिएगा, ठीक है। आप ये रोलर को देखें, आप रोलर को खींच रहे हैं, अगर वो उसका चक्का जाम है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे वो कूलर का जो स्टैंड होता है, आपने देखा होगा घरों में, है ना, उसका जो चक्कर रहता है वो अक्सर जाम हो जाता है, उसके कारण से उसको घसीटते हैं तो आसानी से मूव नहीं करता है। पर अगर सोचिए वो चक्का बहुत स्मूथली घूमे, तो आप बड़े से बड़े कूलर को पानी के साथ भी उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो जब वो जाम रहता है, स्लाइड करने लगता है, तो वहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब वहां पे वो रोल होता है आसानी से, तो कौन सा काम करता है, रोलिंग फ्रिक्शन। आपको याद रखना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो है रोलिंग फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है।